Hey dear students, welcome back to the very interesting part of today's lecture which is going to be the non-verbal form of communication. आज हम पढ़ने वाले हैं postures के बारे में. प्रीवियस लेक्चर बॉडी लैंग्वेज पढ़ लिया, डिटेल में उसके बारे में समझ लिया. अब एक एक बॉडी लैंग्वेज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. अब आता है हमारा पोस्चर. अच्छा, ये जो पोस्चर है, ये जो हमारे बैठने का तरीका है ना, ये तो हम बैठने के तरीके के ऊपर बोल रहे हैं. पोस्चर बेसिकली जब आप खड़े भी रहते हो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप स्लाउच कर रहे हो या आप सीधे खड़े हो, आप किस तरीके से खड़े हो. बेसिकली हमने रैम्प करते हुए मॉडल्स को देखा है, उनके बॉडी पोस्चर को देखा है ना, पता चल जाता है कौन कॉन्फिडेंट है कौन नहीं है, राइट. तो ये हमारे पोस्चर्स होते हैं. ओके, अब अगर आप देखो तो ये इंसान बड़ा ही कैजुअली सा बैठा है, तो ये एक ओपन पोस्चर है. ओपन पोस्चर जहाँ पर हमको पता चलता है वो इंसान बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड है और ओपन एटीट्यूड है ऐसे इंसान का. आप मस्ती मजाक करोगे, हंसी मजाक करोगे, बातें करोगे, वो पर्सन बहुत ही गेट टू गो वाला पर्सन होगा. दूसरा, अगर आप पोस्चर देख रहे हो बच्चों, तो इसको बुलाते हैं क्लोज पोस्चर, जहाँ पर हम कई बार हमारी आदत होती है हम हाथ बांध कर बैठे होते हैं. हाथ बांध कर बैठने वाले पोस्चर को बहुत ही नेगेटिव पोस्चर माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्लोज्ड एटीट्यूड होता है. क्लोज्ड एटीट्यूड या डिफेंसिव या नेगेटिव एटीट्यूड होता है, जहाँ पर हमको तुम कुछ भी पूछ लो हम तो जवाब देने वाले नहीं हैं उस बात का. तो वो होते हैं हमारे नेगेटिव एटीट्यूड वाले पोस्चर. अब अगर आप तीसरा पोस्चर देखो तो ये दो लोग जो बैठे हैं, हो सकता है इंटरव्यू के लिए आए हो. अब ये लोग जिस तरीके से बैठे हैं, देखो बहुत ही डिसिप्लिन्ड वे में बैठे हैं. ये पोस्चर हमको बताता है कि दोनों ही बड़े स्मार्ट हैं, दोनों ही बड़े कॉन्फिडेंट है, क्रेडिबिलिटी बहुत ही अच्छी है इन लोगों की. तो कहीं ना कहीं ये लोग बहुत ही पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं अपने पोस्चर की वजह से. तो इस तरीके से हमारा जो पोस्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज जो है वो लोगों तक कन्वे करता है. अब बढ़ते हैं अपने पोस्चर के साथ में आगे. ओके, पोस्टर नहीं है, पोस्टर अलग होता है, पोस्चर अलग होता है. ये पोस्चर है. Posture refers to the way a person positions their body, including the alignment and orientation of their various body parts while sitting, standing or moving. तो बेसिकली पोस्चर का मतलब होता है हमने अपने बॉडी पार्ट्स को किस तरीके से अलाइन करके रखा है जब हम बैठे हैं, जब हम खड़े हैं या फिर जब हम चल रहे हैं. जब हम चलते हैं, जब हम बैठते हैं और जब हम स्टैंड यानी कि खड़े रहते हैं. तो हमारा बॉडी पोस्चर जो है, सारे के सारे बॉडी पार्ट्स को हमने किस तरीके से अलाइन यानी एक साथ कंबाइन करके रखा हुआ है, उसको हम बुलाते हैं पोस्चर. नाउ posture can communicate a wealth of information about a person's physical and emotional state, confidence and attitude. ये जो हमारा पोस्चर होता है एकदम इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कन्वे करता है लोगों को पता चल जाता है हमारा पोस्चर देखकर हमारा फिजिकल और इमोशनल स्टेट क्या है, हम कितने कॉन्फिडेंट है, हमारा एटीट्यूड कैसा होगा, ये सारी चीज़ें हमारा पोस्चर कन्वे करता है. अब पोस्चर के दो फॉर्म है जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं, एक है ओपन पोस्चर, दूसरा है क्लोज पोस्चर, जिसमें इंडिविजुअल्स डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस, स्टेटस, रिसेप्टिविटी टू अनदर पर्सन, इन चीज़ों को हम क्या करते हैं, आसानी से इन चीज़ों को मेजर कर सकते हैं. Someone seated in a closed position might have his or her arms folded, legs crossed, or be positioned at a slight angle from the person with whom they are interacting. अब ये देखो, ये जो पोस्चर है ना, हाथ बंधे हुए है, क्रॉस लेग है, किस तरीके से बैठे हैं, तो ये डिफेंसिव या नेगेटिव एटीट्यूड वाला पोस्चर है. सिमिलरली ओपन पोस्चर में आप देख सकते हो कि कोई सीधा सीधा फेस करते हुए अपने हाथों को साइड में, आर्म्स का जो चेयर है, ये देखो सॉरी चेयर का जो आर्म्स है उसके ऊपर आराम से हाथ रख कर बैठा है. दैट मीन्स दैट पर्सन इज हैविंग अ वेरी ओपन पोस्चर एंड ओपन एटीट्यूड एज वेल. Each movement or position of the body has adaptive, expressive and defensive function, some conscious and some unconscious. The way in which we sit, stand or walk tells a lot about our emotions and attitude. जिस तरीके से हम बैठते हैं, उठते हैं, चलते हैं, तो हमारे पोस्चर जो है कई सारे मैसेज जो है वो कन्वे करते हैं हमारी बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए. ओके, नाउ सम इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पोस्चर टू कंसिडर. ऐसी क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पोस्चर की जो हमको ध्यान में रखनी है. पहला आता है हमारा बॉडी अलाइनमेंट. Proper posture typically involves aligning different parts of the body in a way that minimizes strain on muscles, joints and ligaments. This includes maintaining a straight spine, balanced head position. सारे के सारे बॉडी पार्ट्स को प्रॉपर अलाइन करना है हमको. तो व्हेन यू आर स्टैंडिंग यू हैव टू स्टैंड स्ट्रेट, व्हेन यू आर सिटिंग यू हैव टू सिट स्ट्रेट. मेक श्योर आपका स्पाइन जो है वो सीधा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. उसी के साथ साथ हमारा ये जो ताज है हमारी बॉडी के ऊपर, यानी हमारा सर, हमारा माथा, इसको भी अलाइन करके रखना बहुत ज़रूरी है. कई बार हम ऐसे हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं,
ये सब हमको नहीं करना है। बेसिकली वी नीड टू अवॉइड ऑल दिस, क्योंकि देखो बच्चों थोड़ा सा ये लेक्चर को ऐसा बनाना पड़ेगा, मुझे एक्टिंग करनी पड़ेगी इसके अंदर, क्योंकि मुझे आपको पोस्चर्स के बारे में समझाना है, बॉडी लैंग्वेज क्या मैसेज करती है कन्वे वो समझाना है, तो थोड़ी बहुत एक्टिंग आपको यहाँ झेलनी पड़ेगी। ओके, तो ये जो हमारी बॉडी के ऊपर ये हमारा ताज जो है, इस ताज को भी स्ट्रेट पोजीशन पर हमको रखना है। अदरवाइज देखो कई सारे इमोशंस तो इससे पता चल जाते हैं, हमारा स्टेट ऑफ माइंड भी समझ में आता है, लेकिन इसी के साथ साथ फिजिकली हमको कई सारी प्रॉब्लम भी होती है अगर हम ज़्यादा स्लाउच होते हैं, अपने बॉडी के ऊपर, अपने मसल्स के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेन या ज़्यादा प्रेशर डालते हैं तो। Okay, then we have standing posture. When standing, good posture entails keeping the feet shoulder width apart, distributing body weight evenly between both feet and ensuring the shoulders are relaxed and not hunched forward or slouched. जब हम खड़े हैं तो हमारा जो बॉडी का वेट है एंटायरली उसको हमको डिवाइड करना होता है। अब ये वेट कैसे डिवाइड हो जाएगा? बेसिकली अगर हम स्लाउच्ड पोजीशन पे खड़े हैं तो हमने सारा का सारा बोझ जो है वो अपने आगे की बॉडी के ऊपर डाल कर रखा है, हमारे बैक के ऊपर डाल कर रखा है। अगर हम बहुत ज़्यादा पीछे लीन होकर खड़े हो रहे हैं, अगेन हम अपने बैक के ऊपर जो है वो प्रेशर दे रहे हैं। इसीलिए जब हमको खड़े होना है तो मेक श्योर आपके फीट जो है दे आर वाइड अपार्ट, दोनों फीट के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए, थोड़ा सा डिस्टेंस होना चाहिए। उस डिस्टेंस के साथ साथ आप जब खड़े हो तो आपका बॉडी लैंग्वेज एंटायरली सर से पाँव तक आपको अपने हर एक बॉडी पार्ट्स को प्रॉपर अलाइन करना है। सिटिंग पोस्चर, जब आप बैठे हैं तो आपको क्या करना है, आपकी बैक जो है वो स्ट्रेट होनी चाहिए, शोल्डर्स बड़े ही रिलैक्स होने चाहिए, फीट फ्लैट ऑन द फ्लोर और ऑन अ फुट रेस्ट इफ नीडेड। अगर चेयर के ऊपर फुट रेस्ट होता है ना, जहाँ पर हम पैर रख कर बैठ सकते हैं, तो आप बैठो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो आपके फीट जो है वो ज़मीन को टच होने चाहिए अगर आप बैठे हो तो। योर नीज शुड बी एट अ 90 डिग्री एंगल एंड योर हिप्स शुड बी लेवल विथ और स्लाइटली अबव योर नीज। अब ये जो हमारे नीज होते हैं ना कहीं इसको हमको 90 डिग्री एंगल के ऊपर, ये 90 डिग्री एंगल होता है, 90 डिग्री एंगल के ऊपर हमको क्या करना है, अपने फीट को मेंटेन करना है, और हमारे हिप्स जो है वो भी अलाइन होने चाहिए हमारे बॉडी के साथ में। ओके, head position, head should be aligned with the spine, not jutting forward or tilted to the side. A forward head posture can causes neck and back strain. तो हमारा जो ये ताज है, इस ताज को भी हमको क्या रखना है, हमेशा स्पाइन के साथ में, जैसे हमारा स्पाइन है सीधा सीधा हमको हमारे सर को रखना है। हम ना तो ज़्यादा लेफ्ट करेंगे ना तो ज़्यादा राइट करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर सेल्फी नहीं ले रहे हैं, हम यहाँ पर फ़ोटो नहीं खिंचवा रहे हैं, तो हमारा पोस्चर जो है वो स्ट्रेट होना बहुत ही ज़रूरी है। Eye contact, maintaining appropriate eye contact during a conversation is a form of posture as it communicates engagement and attentiveness. Eye contact maintain करके रखना ज़रूरी है पोस्चर के टाइम पे, क्योंकि कहीं ना कहीं से पता चलता है कि आप अटेंटिव भी हो और आप कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट भी हो। Confidence, upright open posture are often associated with confidence and assertiveness. Slouched or close-off postures can suggest insecurity or lack of self-assuredness. तो कॉन्फिडेंस वाले पोस्चर जो हमको दिखाई देते हैं वो ये दो पोस्चर है। कहीं ना कहीं क्लोज्ड पोस्चर हमको एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव वाइब देता है, तो ऐसे पोस्चर को हमको अवॉइड करना है, और ऐसे दो पोस्चर्स 1, 2 and 3 इन पोस्चर्स को हमको अपनाना है। Then emotional expression. Posture can reveal emotions and moods. For instance, someone who is sad might exhibit slumped shoulders and a lowered head, while a person who is excited may stand taller and with more energy. तो कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस जो है वो पता चलते हैं। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा बेचारा दुखी है तो एकदम स्लाउच्ड होकर बैठ जाएगा, है ना। अब हमारी बॉडी का पोस्चर कैसा हो जाता है जब हम बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं, बहुत ज़्यादा सैड होते हैं। वही अगर हम बड़े ही खुश है, बड़े ही कॉन्फिडेंट है कोई चीज़ में, तो हमारा बॉडी पोस्चर बहुत ही ज़्यादा, वी फील सो टॉल, अपने आप ही ऐसा लगता है हमारी हाइट अचानक से बढ़ गई, क्योंकि हम अपने पोस्चर को उस वक्त सुधार देते हैं जब हम खुश होते हैं, और वही जब हम दुखी होते हैं तो हमारा पोस्चर जो है वो हम बिगाड़ देते हैं। देन वी हैव कल्चरल वेरिएशन। अच्छा, कल्चरल नॉर्म्स जो होते हैं वो भी हमारे पोस्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो जो कुछ पोस्चर ऐसे होते हैं एक कल्चर में जिसको अच्छा समझा जाएगा, ज़रूरी नहीं है दूसरे कल्चर में उसको अपना अच्छा ही समझा जाए, दोनों में वेरिएशंस जो है वो हो सकते हैं। तो ये कल्चरल डिफरेंसेस जो है वो समझना बहुत ही ज़रूरी है। लास्ट आता है हमारा फिजिकल हेल्थ। Poor posture over time can lead to physical health issues such as back and neck pain, muscle tension and even chronic condition. तो ये जो पुअर पोस्चर है ना हमारे स्लाउचिंग होने का, टिल्ट होने का, अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म के लिए क्या हो सकता है, ये हमको नेक पेन, मसल स्ट्रेन जो है वो दे सकते हैं, जिसकी वजह से आज अगर आप देखो तो कई सारे लोग फिजिकल हेल्थ इश्यूज़ जो है बहुत ज़्यादा फेस करते हैं, क्योंकि हमने पूरी तरीके से स्ट्रेस अपने बॉडी को दे रखा है। ओके,
अब आता है हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बॉडी लैंग्वेज, जो कि है हमारा जेस्चर, जो हमारे हैंड मूवमेंट्स होते हैं बेसिकली, जहाँ पर हैंड मूवमेंट्स जिसके अंदर हमारे पाम, हमारे आर्म्स जो है, समटाइम्स हमारी फीट जो होती है वो भी इंक्लूड होती है हमारे जेस्चर्स के अंदर. ओके. Now when we talk about gestures, gestures are non-verbal communication clues that involve the use of hand, arm, legs, feet and body movements to convey messages, emotions और information. तो जो भी मैसेज कन्वे करना है, इमोशन या इन्फॉर्मेशन देना है, बेसिकली जेस्चर का उसमें इस्तेमाल होता है. जेस्चर जो है can be intentional or involuntary and can greatly enhance spoken language or stand alone as a means of communication. तो gesture जो है intentional भी हो सकता है, intentionally हो सकता है. मैं इस gesture को यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे आपको explain करना है, तो मुझे कुछ gesture का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो वो intentional हो गया. कुछ gesture मेरे ऐसे होंगे जो मैं आपको समझा रही हूँ लेकिन involuntary हो सकता है, मुझे उसके बारे में कोई आइडिया नहीं हो कि मैं उस gesture का इस्तेमाल कर रही हूँ. तो it can be intentional, it can be involuntary as well. अब जेस्चर्स इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन ऑलवेज ऐड एंड सपोर्ट ओरल कम्युनिकेशन. ये जो जेस्चर्स होते हैं हमारे फेस टू फेस कम्युनिकेशन में या ओरल कम्युनिकेशन में, तो कहीं ना कहीं उस इन्फॉर्मेशन में और एडेड इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं हमारे जेस्चर्स. इट इज सेड दैट ईच जेस्चर इज लाइक अ वर्ड इन अ लैंग्वेज. हर एक जेस्चर जो है ना, उसको एक शब्द की तरह समझा जाता है जब भी हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं. In order to be understood in a language, one must structure one's words into units or sentences that express complete thoughts. अब इस जेस्चर को अगर हमको अच्छे से समझना है तो हर एक शब्दों के लिए हमको क्या करना है. जैसे मैं वर्ड बोल रही हूँ तो यहाँ पर इस तरीके से मेरा जेस्चर है एक वर्ड, तो कहीं ना कहीं मेरा जो ओरल कम्युनिकेशन है और मेरा जो जेस्चर है वो मैच होना ज़रूरी है. तो इसी तरीके से हमको सेंटेंसेस को, यूनिट्स को फ्रेम करके बनाना होता है जब हमको ओरली कम्युनिकेट करना होता है. तो अब हम बात करते हैं कुछ कॉमन टाइप्स ऑफ जेस्चर्स की. एम्बलेटिक जेस्चर्स, जहाँ पर हम कुछ साइंस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमने थम्स अप दे दिया तो हम अप्रूवल या अग्रीमेंट की बात कर रहे हैं. जैसे कि मैंने बोल दिया ऑल ओके, तो यू सेड ओके, तो वो ओके यानी कि अप्रूवल आपने हमको दे दिया. पीस साइन या विक्ट्री साइन के लिए हम ये यूज़ करते हैं. ओके साइन होता है तो ओके के लिए फॉर्मिंग अ सर्कल विथ थम एंड फोर फिंगर सिग्निफाइज एग्रीमेंट और अप्रूवल. तो ओके, तो ये जो है ये ओके का सिंबल होता है. वी फॉर विक्ट्री साइन, जो कि विक्ट्री या ट्रायम्फ यानी किसी चीज़ के ऊपर हमारी जीत हो गई तो हम उसको कन्वे करते हैं. तो इस तरीके से हम एम्बलेटिक जेस्चर्स का इस्तेमाल करते हैं, एम्ब्लेमेटिक जेस्चर्स का इस्तेमाल करते हैं. फिर आते हैं हमारे इलस्ट्रेटर्स. नाउ दीज जेस्चर्स accompany speech and serve to illustrate or emphasize the verbal message. They can include pointing, waving or using hand movements to demonstrate the size or shape of an object. अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, स्पीच के साथ साथ जेस्चर का इस्तेमाल कर रहे हैं. जैसे हमने किसी को हाई बोला तो मुंह से भी हाई बोल रहे हैं और वेव भी कर रहे हैं तो हाई हो गया. लिसन अगर हम बोल रहे हैं तो हम उसको फिंगर जो है वो भी पॉइंट कर रहे हैं, राइट. हम थम्स अप भी बोल रहे हैं, ओके, गुड, वेल डन. तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इलस्ट्रेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पीच भी दे रहे हैं और उसी के साथ साथ जेस्चर्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो होते हैं इलस्ट्रेटर्स. देन वी हैव डिस्प्लेज इमोशंस. जेस्चर्स जो होते हैं कहीं ना कहीं इमोशंस कन्वे करते हैं. एग्जाम्पल, क्लेंचिंग फिस्ट इन एंगर. अब ये जो हमारी फिस्ट होती है, हमने मुट्ठी बन रखी है और हमको गुस्सा आ रहा है, तो हम ये जो कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं क्लेंचिंग फिस्ट इन एंगर, यानी कि इससे पता चलता है हमको गुस्सा आ रहा है. कवरिंग द माउथ इन सरप्राइज. अगर हम सरप्राइज है तो हम अचानक से एकदम एक्सप्रेशन देते हुए अपने माउथ को कवर कर लेते हैं, तो वो हो जाता है हमारा दूसरा जेस्चर जो कि सरप्राइज का इमोशन कन्वे कर रहा है. हगिंग वन सेल्फ व्हेन फीलिंग वल्नरेबल. अपने आप को ही हक कर रहे हैं हम जब हमको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, दुख होता है किसी बात से, तो बहुत वल्नरेबल यानी कि बहुत ही वीक फील कर रहे हैं हम, तो अपने हक को हमने हक कर लिया, तो ये भी एक इमोशन कन्वे करता है. हैंड क्लैपिंग इंडिकेट्स अप्रिसिएशन, फेस टचिंग इंडिकेट्स एंग्जाइटी. अगर हम ताली बजा रहे हैं दैट मीन्स वी आर अप्रिशिएटिंग समवन, और जब हमको एंग्जाइटी फील होती है समटाइम्स तो वी स्टार्ट टचिंग आवर फेस, राइट. तो ये हमारे सारे के सारे जेस्चर्स है जो कि हमारे इमोशंस को डिस्प्ले करते हैं. देन वी हैव रेगुलेटर्स. Regulators are gestures that help control or manage the flow of a conversation. Nods of the head can signal agreement or encouragement, while shaking the head can indicate disagreement or disapproval. Regulators जो होते हैं वो gesture है जो कि कंट्रोल करने और मैनेज करने में, कॉन्वर्जेशन को कंट्रोल करना है और उसी कॉन्वर्जेशन को हमको मैनेज भी करना है, तो उसको कंट्रोल करने का जो काम करते हैं वो रेगुलेटर्स होते हैं. जैसे कि आप लोग जब लेक्चर सुनते हो तो हाँ बोलते हो, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो नहीं समझ में आ रहा है, तो ये हमारे क्या है, रेगुलेटर्स हैं. Then we have descriptive gestures used to describe objects, actions or events. For instance, mimicking the turning of a steering wheel when describing driving a car.
ओके जब हम स्टोरीज सुना करते थे बचपन में, तो ये डिस्क्रिप्टिव जेस्चर्स जो होते हैं ना, वो पेरेंट्स इस्तेमाल कर लिया करते थे। कैसे? जैसे कि एक बार है ना, मैं ना गाड़ी चला रहा, तो मैंने अचानक से लेफ्ट ले लिया, फिर मैंने राइट मार दिया। ये जो भी हम स्टोरी सुना करते तो बेसिकली यहाँ पर जो स्टेयरिंग है, हम उसकी क्या करें, एक्शन करें। कार डेफिनेटली स्टेयरिंग होती है कार के अंदर, हम कार में ये वाला एक्शन नहीं कर सकते। एक बार मैं बाइक पर जा रहा था, तो ये हमारे जेस्चर्स है जिसका हम इस्तेमाल करते हुए समझा रहे हैं, तो वो होते हैं डिस्क्रिप्टिव जेस्चर्स। डिस्क्राइब कर रहे हैं हम अपने जेस्चर्स को, शब्दों का इस्तेमाल करते हुए। Then we have iconic gestures. Iconic gestures visually represent an object or action. For example, using your fingers to create a square to represent a picture frame. Iconic gestures basically हम यहाँ पर क्या करते हैं, विजुअली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें। अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे एक फ़ोटो फ्रेम चाहिए, तो ये मैंने फ़ोटो फ्रेम का क्या किया, रेक्टेंगुलर साइज़ में आपको बताया कि फ़ोटो फ्रेम रेक्टेंगुलर में होनी चाहिए। अगर मैंने बोला एक फ़ोटो फ्रेम होनी चाहिए, सर्कल किया, यानी कि फ़ोटो फ्रेम सर्कल में चाहिए। तो ये आइकॉनिक जेस्चर्स है जो कि मैं आपको कन्वे कर रही हूँ ऑब्जेक्ट का विजुअल रिप्रेजेंटेशन के साथ में। Then we have context matters. Meaning of a gesture can depend heavily on the context in which it is used. For instance, a raised hand in a classroom setting may indicate a desire to speak, while the same gesture at a concert could signify excitement or applause. Okay. जो भी जेस्चर का हम इस्तेमाल करते हैं, अब वो कौन से कॉन्टेक्स्ट में, कौन से संदर्भ में उसका इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कि क्लासरूम में अगर आपने हाथ उठाया, दैट मीन्स आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, या आपको परमिशन लेनी है किसी तरीके की, वॉशरूम जाना है, पानी पीना है, जो भी परमिशन लेनी है, तो आपने हाथ उठाया। अगर सेम हाथ आप किसी इवेंट में, किसी कॉन्सर्ट में उठाते हो, दैट मीन्स उसका मतलब होता है कि आप उस इवेंट को एंजॉय कर रहे हो, उसमें डांस जो चल रहा है तो आप उसमें अपना अप्रूवल दे रहे हो। तो इस तरीके से कौन से कॉन्टेक्स्ट में कौन से जेस्चर का इस्तेमाल हो रहा होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। Understanding and using gestures effectively can enhance communication by adding layers of meaning, emphasis and expressiveness to spoken language. जब हम बात करते हैं हमारे जेस्चर्स की, इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है अपने कम्युनिकेशन में, क्योंकि लेयर बाय लेयर आप अपनी इन्फॉर्मेशन को क्या कर रहे हो, शेयर कर रहे हो लोगों के साथ। अभी जो मैंने लेयर बाय लेयर किया, वो क्यों किया, ताकि आपको समझ में आए कि मेरे एक्सप्रेशंस, मेरे जेस्चर्स के साथ में आप मेरे उस टॉपिक के ऊपर, आप मेरे इस कम्युनिकेशन के ऊपर ध्यान दे दें, ताकि जो मैसेज मैं आपको कन्वे करना चाहती हूँ, उसके मीनिंग के बारे में, जेस्चर्स क्या होता है एग्जैक्टली समझाना चाहती हूँ, वो आपको समझ में आ जाए। तो बच्चों, यहाँ जो है हमारा आज का टॉपिक, हमारे बॉडी लैंग्वेज के अंदर जो हमने देखा, पोस्चर एंड जेस्चर, कंप्लीट होता है। मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हम फेशियल एक्सप्रेशंस के ऊपर बात करेंगे और बड़ा ही इंटरेस्टिंग बनाएंगे उस लेक्चर को। तो लेक्चर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना, और मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हम देंगे फेशियल एक्सप्रेशंस जो आपको आइडेंटिफाई करने होंगे। टिल देन, स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।